गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th। आज हम व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। तथा हमने यह भी पढ़ा था कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। परंतु संस्कृत में स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहते हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि संधि शब्द व्युत्पत्ति है, यानी संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो संधि शब्द है यह कैसे बना, तो इसमें देखिए, सम उपसर्ग पूर्वकार्थ डुदान धा धातोः उपसर्ग दो की इति सूत्रेण की प्रत्यये कृते संधि रीति शब्दों निष्पद्यते। कहने का तात्पर्य है कि संधि शब्द में उपसर्ग क्या होता है? सम उपसर्ग होता है तथा डुधान यानी धा धातु से उपसर्ग का दो की इस सूत्र यानी उपसर्ग दो की सूत्र। संधि हमारे व्याकरण में कुछ सूत्र बनाए गए हैं जिनके आधार पर इस शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उपसर्ग दो की नामक एक सूत्र है, उससे ही उसके की प्रत्यय करने पर संधि यह शब्द बनता है, जहाँ पर क शेष रह जाता है और धा में ए की मात्रा जुड़ जाती है, जिससे संधि शब्द बनता है। यानी सम उपसर्ग होता है इसमें। पूर्व में तो पहले डुधान धा धातु उपसर्ग यानी धो की इति सूत्रेण की प्रत्यय कृते, यानी उपसर्ग धो की इस सूत्र के द्वारा प्रत्यय में की क हटकर ई की मात्रा लग जाती है, तो ये सम प्लस ध प्लस ई की मात्रा, तो ये संधि बन जाता है। फिर आता है संधि शब्दस्य परिभाषा। संधि शब्द की परिभाषा क्या है? वर्ण संधान संधि अर्थात द्वयोर्वर्ण्योः परस्परं यत् संधां मेलनं वो भवति तत् संधिरिति कथ्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि दो वर्णों का परस्पर जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो जो वर्ण होते हैं उसके मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको संधि का रूप दे दिया जाता है, वह संधि कहलाती है। यह संधि की परिभाषा हुई। फिर है पाणिनीय परिभाषा, यानी पाणिनि के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वह क्या है? परः सन्निकृष्यः सहिता अर्थात वर्णानाम् अत्यंत निकटता सहिता इति कथ्यते। क्या कहते हैं कि परः सन्निकृष्य सहिता या वर्षों की अत्यधिक निकटता सहिता कही जाती है। जो संधि होती है वो परः निष्कर्ष सहिता या वर्षों की अत्यधिक निकटता सहिता कहा जाती है। यथा सुधि प्लस उपाश्ययः इत्यत्र इकार उकार वर्णयः अत्यंत निकटता अस्ति। जो सुधि प्लस उपाश्यय है, यहाँ पर इकार तथा उकार वर्णों की अत्यधिक निकटता है। कैसे है ये समझिए। देखिए, सुधि शब्द जो लिखा हुआ है यह कैसे बना? ध प्लस ई, तो धी, ध प्लस ई से धी बना, तो इसमें शेष क्या रहा? ई, तो ये क्या कहलाता है? इकार। और उपास्य, इस शब्द में आप सबसे पहले देखिए उ सबसे पहले है, तो ये उकार हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि इकार तथा उकार वर्षों की अत्यधिक निकटता है। इकार जो उकार है उनकी निकटता है आसपास में। तदादृशी वर्ण निकटता एव संस्कृत व्याकरणों संहिता इति कथ्यते। संहिताए विषये एव संधि कार्य सति शुद्ध्योपास्यः इति शब्द सिद्धि जायते। क्या कहते हैं कि इस प्रकार की वर्गों की निकटता ही संस्कृत व्याकरण में संहिता कही जाती है। संहिता के विषय में ही संधि कार्य पर
शुद्धापास्य इस शब्द की सिद्धि होती है। यानी जो निकट होते हैं उन्हीं को ही संहिता कहा जाता है, चाहे वो इकारांत उकारांत हो तो उसको संहिता कहा जाता है। और संधि कार्य होने पर शुद्ध्युपास्य इस शब्द की सिद्धि होती है। फिर देखिए संधि भेदः, यानी संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं? संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदाः सन्ति ते इत्यं सन्ति। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? हिंदी में तो हमने समझा था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है, परंतु यहाँ देखिए आप, जो अच संधि होती है उसको हम स्वर संधि कहते हैं, जो हल संधि होती है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि विसर्ग संधि के समान ही होती है। तो इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अच संधि यानी स्वर संधि। यदा द्वयोः स्वरयोः संध्यानां मेलनं वो जायते तत् संध्यानां स्वर संधि अच संधि वा कथ्यते। यानी जब 2 स्वरों का संधान अथवा मेल होता है वह मेल ही क्या कहलाता है? स्वर संधि या अच संधि। यानी 2 स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, 2 स्वरों के परस्पर मेल को यहाँ स्वर संधि कहा जाता है। अत्र अचु संधोः स्वरस्य स्थाने आदेशो भवति। स्वर संधो अष्टि विधाः भवति तथा ही। यहाँ पर अच संधि में स्वर के स्थान पर आदेश होता है। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आदेश दिया जाता है तो उसको अच संधि के रूप में माना जाता है। और ये संधि जो स्वर संधि होती है वो 8 प्रकार की होती है। तो पहली देखिए आप यणु संधि। यणु संधि क्या होती है? इको यणचि इत्येन सूत्रेण संहिता विषये अचि परे सति पूर्ववर्तीः इकः स्थाने स्याद् यम्। ये देखिए इको यणचि जो होता है वो एक प्रकार का सूत्र होता है जो कि हमारे संस्कृत में होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे इन सारे सूत्रों के बारे में। तो ये इको यणचि सूत्र के विषय में अचि परे होने पर, यानी ये सूत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अचि परे होने पर पूर्ववर्ती इकः के स्थान पर यण होवे। यानी इक हो तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? यण। महेश्वर सूत्रा अष्टुनुप रूपम ई उ री री ल्य एते वर्णाः इकः वर्ण इति कथ्यन्ते। एवमेव य व र ल एते वर्णाः य वर्णाः इति कथ्यन्ते। उपपरिलिखितनामः इकवर्णां स्थाने अधो लिखिता। य वर्णाः यत्र क्रमशः भवन्ति तत्र जायते यण संधिः। इदानीं क्रमशः एतेषां स्थिति उदाहरणानि च दीयन्ते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महेश्वरी जो सूत्र होता है उसके अनुसार ई उ री लू ये वर्ण इक वर्ण होते हैं। इसी प्रकार य व र ये वर्ण यण वर्ण कहलाते हैं। ऊपर लिखे हुए इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण क्रमशः होते हैं, तो यहाँ यण संधि होती है। इसमें निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। यानी सिंपल भाषा में यह है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। यणु संधि में क्या होता है बच्चों?
इक के स्थान पर यण हो जाता है। और ये यण कैसे होता है, पहले आप देखिए इक कैसे होता है। जब सूत्र में जब हम संधि करते हैं, अगर उसमें ई ऊ री लू ये वर्ण इक वर्ण कहलाते हैं, अगर ये आए तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, य व र ल, तो ये यण वर्ण हो जाएगा। समझ में आया? यण वर्ण में इक के स्थान पर यण हो जाता है। जैसे आप पहला उदाहरण देखिए, ई प्लस अच, य प्लस अच। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि इक कैसे होता है, अगर ई ऊ री लू ये वर्ण आए तो इक हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए अति प्लस उत्तम, तो अति त किससे बना, त प्लस ई से, क्या हो गया ई ती। आगे क्या दिया हुआ है, उत्तम, तो उत्तम में ऊ से, तो ई प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है, य। तो ये क्या हो गया, यण वर्ण, तो ये क्या बन गया, अति उत्तम, अति उत्तम, यानी ऊ की जगह यहाँ य लग गया। इसी प्रकार से आप देखिए इति प्लस अत्र, इति प्लस अत्र, तो इति में ती से किससे मिलकर बना, त प्लस ई से, अत्र, तो ये अ की जगह क्या बन गया, य, तो ये हो गया इत्यत्र। उसी तरीके से देखिए इति प्लस आदि, इत्यादि, इति प्लस अलम, इत्यलम, यदि प्लस अपि, यद्यपि, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, नदी प्लस उदकम, नदुदकम, स्त्री प्लस उत्सवः, स्त्रुत्सवः, सुधि प्लस उपास्यः, सुध्युपास्यः। तो इस प्रकार से ये संधि बनती है। तो पहली संधि हमें बताई थी यणु संधि, जो कि इक के स्थान पर यण शेष रहता है। तो आपने इसको उदाहरण से समझ लिया अच्छे से कि सुधि में ई शेष है और उपास्य है यहाँ पर, तो ये य बन जाएगा, ऊ मात्रा में आ जाएगा तो शुद्ध्युपास्यः। इस प्रकार से ये संधि बनती है। तो पहली संधि हमारी कौन सी हो गई, यणु संधि। फिर देखिए इसमें ऊ का भी दिया हुआ है हमें, अनु प्लस अय्यः, अन्वयः, मधु प्लस अरि, मध्यहरि, सु प्लस आगत, स्वागत। देखिए आप सु में ऊ की मात्रा है तथा ये क्या बन गया, आ, तो ऊ प्लस आ तो वा बन गया, तो स्वागत। गुरु प्लस आदेशः, गुर्वादेशः, जिसमें हमने अभी अभी पढ़ा था कि वह कब बनता है, जब ऊ शेष रहता है। यहाँ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ई ऊ री लू की जगह क्या आ जाएगा, य व र और ल। ई की जगह य, ऊ की जगह व, री की जगह र और ल की जगह लू की जगह ल्य। तो इसी तरीके से ये बना है। गुरु प्लस आदेशः, गुर्वादेशः, वधु प्लस आगमः, वध्यागमः, साधु प्लस इति, साध्वीति। ऊ है प्लस ई से तो साध, इसकी जगह क्या आ गया, ई की जगह व, साध्वीति। अनु प्लस आगच्छति, अन्वागच्छति, आ की जगह व शेष रहा, तो क्या बन गया, अन्वागच्छति।